सोचो तुम एक दिन सुबह उठते हो और खिड़की के बाहर देखते हो। हवा चल रही है, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर गिर रही है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे हर दिन होता है। लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, क्या यह सब असली है या मैं किसी आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिमुलेशन के अंदर जी रहा हूं? यह एक ऐसा सवाल है जो शुरू में थोड़ा मजेदार लगता है, क्योंकि हमारे लिए हमारी दुनिया ऑब्वियस लगती है। घर, रिश्ते, दोस्ती, खुशी, दुख, सपने, नाकामियां और उपलब्धियां, सब कुछ रियल फील होता है। लेकिन जब तुम थोड़ा और सोचते हो तो तुम महसूस करते हो कि इस दुनिया को असली मानने का हमारे पास कोई पक्का सबूत ही नहीं है। रियलिटी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इंद्रियों के जरिए आता है। हमारी आंखें, कान, नाक, जुबान और त्वचा, ये इंद्रियां दिमाग को सिग्नल्स भेजती हैं और दिमाग उन्हें एक कोहेरेंट तस्वीर में बदल देता है। लेकिन अगर वो सिग्नल्स आर्टिफिशियली जनरेट किए गए हों, अगर तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वो किसी कंप्यूटर कोड का नतीजा हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? यहीं से शुरू होता है शक का बीज, एक छोटा सा सवाल जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच को हिला देता है। हजारों साल पहले भी दार्शनिकों ने इसी तरह के सवाल उठाए थे। प्लेटो ने एक मिसाल दी थी, एल्गरी ऑफ द केव। उसमें उन्होंने कल्पना की कि कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में बंद हैं और उनके सामने सिर्फ परछाइयां पड़ती हैं। उनके लिए वो परछाइयां ही रियलिटी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी और कुछ देखा ही नहीं। लेकिन अगर उनमें से कोई बाहर निकलता है और असली दुनिया देख लेता है, रोशनी, रंग, प्रकृति, तब उसे समझ आता है कि जो वो देखते थे वो सिर्फ एक भ्रम था। अब इसे हम आधुनिक भाषा में समझें तो ऐसा ही हो सकता है कि हम जो 1990 के दशक में दार्शनिक निक बॉस्ट्रॉम ने एक बात रखी जो आज भी डिबेट का टॉपिक है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। उनका कहना था कि अगर एक एडवांस्ड सभ्यता अपनी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित कर ले कि वो रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सके जो बिल्कुल असली दुनिया जैसी हों, तो बहुत संभावना है कि हम पहले से ही उन्हीं सिमुलेशंस में जी रहे हैं। सोचो एक बार, अगर कोई सभ्यता अरबों साल तक सरवाइव करती है तो उनके पास अनइमेजिनेबल कंप्यूटिंग पावर होगी। और इंसानों की एक बेसिक नेचर है खोज करना, प्रयोग करना और बनाना। अगर उनके पास यह शक्ति है तो क्या वो अपने पूर्वजों के सिमुलेशन नहीं बनाएंगे, जिसमें वो पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री, कल्चर और लाइफ को रिक्रिएट करके देख सकें? अगर यह संभव है तो लॉजिकली हम जैसे बीइंग्स के लिए अपनी असली दुनिया और सिमुलेशन में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। तुम्हें लग रहा होगा, पर मुझे तो सब कुछ असली महसूस होता है। हां, तुम्हें फील होता है क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी परसेप्शन ही तुम्हारी रियलिटी है। जैसे सपने में होता है। सपने में तुम भाग रहे होते हो, डर रहे होते हो या खुश हो रहे होते हो। उस समय वो बिल्कुल असली लगता है। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम महसूस करते हो कि वो सब एक इल्यूजन था। अब एक सवाल बनता है, अगर तुम अभी भी सपने के अंदर हो और तुम्हें पता ही नहीं? यह ख्याल एक तरह का साइकोलॉजिकल लेबिरिंथ बना देता है। तुम जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते हो। हर चीज एक टेस्ट लगती है। तुम अपने कमरे की दीवारों को छूते हो, अपने बिस्तर की सॉफ्टनेस महसूस करते हो, अपना फोन उठाते हो। सब कुछ फिजिकल लगता है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है, क्या यह भी कोड है? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक सिमुलेशन बनाना थियोरेटिकली पॉसिबल है। आज हम देखते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री ने वर्चुअल वर्ल्ड्स को कितना रियलिस्टिक बना दिया है। एक सिंपल एग्जांपल लो, लावुआर गेम्स। हेडसेट पहनो और तुम एक और दुनिया में चले जाते हो। तुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, तुम्हें लगता है तुम एक तलवार पकड़ रहे हो या किसी एलियन ग्रह पर खड़े हो। अभी भी वो परफेक्ट नहीं है, पर 20 से 30 साल बाद शायद वो असली जिंदगी से इंडिस्टिंग्विशेबल हो। और ये तो बस ह्यूमन लेवल टेक्नोलॉजी है। अब सोचो एक एडवांस्ड सभ्यता के पास क्या होगा। वो अपनी सिमुलेशंस को इतना डिटेल ओरिएंटेड बना सकते हैं कि उनके अंदर के बीइंग्स जैसे हम कभी गेस भी ना कर पाएं कि वो असली नहीं है। एक और एंगल है फिजिक्स का। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर ही सस्पिशियस लगता है। क्वांटम फिजिक्स में हमें पैटर्न्स मिलते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे अंडरलाइंग कोड हो। जैसे पिक्सेल्स स्क्रीन पर होते हैं, वैसे ही मैटर के सबसे छोटे यूनिट्स बिहेव करते हैं जैसे डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स। कुछ रिसर्चर्स ने तो यह तक प्रपोज किया कि यूनिवर्स फंडामेंटली डिजिटल हो सकता है, एनालॉग नहीं। मतलब
जैसे तुम एक वीडियो गेम में पिक्सेल्स और फ्रेम्स देखते हो, वैसे ही यूनिवर्स भी एक कंप्यूटेशनल ग्रिड हो सकता है। अगर ऐसा है तो हम सब एक बड़े कॉस्मिक कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं और हम खुद कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। लेकिन फिर एक और बड़ी दुविधा आती है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हमारी चॉइसेस का क्या? क्या हमारे पास फ्री विल है या सब कुछ प्री कोड है? अगर किसी प्रोग्रामर ने डिसाइड किया है कि तुम आज ये स्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा था या किसी और का? अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या मीनिंग बनता है? और अगर ये रियलिटी सिमुलेशन है तो इसका मतलब ये भी है कि एक और हायर लेवल रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें वो बीइंग्स हैं जो इस सिमुलेशन को रन कर रहे हैं। लेकिन उस हायर रियलिटी को हम कैसे समझें? और क्या वो भी किसी और सिमुलेशन के अंदर हो सकती है? मतलब एक सिमुलेशन के अंदर एक और सिमुलेशन, और उसके अंदर और एक, जैसे रूसी नस्टिंग डॉलज, इन्फिनिट रिग्राइस। यही एक वजह है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस इतना फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की नींव को चैलेंज करता है, तुम्हारे हर असम्पशन को क्वेश्चन करता है। तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं? जो दुनिया में देख रहा हूं वो कितनी ऑथेंटिक है? अगर ये सब इल्यूजन है तो सच क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक दिन तुम्हें सबूत मिल जाए कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम जीना छोड़ दोगे या फिर वही करते रहोगे जो अभी कर रहे हो? खुश रहना, रिश्ते बनाना, जिंदगी को एंजॉय करना, चाहे वो रियल हो या ना हो। ये जो पहला कदम है, शक का बीज, ये एक छोटी सी दरार है तुम्हारी सर्टेनिटी में। और जैसे जैसे ये दरार बड़ी होती है, तुम एक नए यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज में घुस जाते हो। शायद तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल गेम हो या एक लेट नाइट थॉट एक्सपेरिमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें यह महसूस करना ही पड़ता है कि हमारी समझ, हमारी परसेप्शन और हमारी सो कॉल्ड रियलिटी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी लगती है। और शायद इसी अनसर्टेनिटी में एक नई फ्रीडम छुपी है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है, तो तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स भी इतने सीरियस नहीं लगते। अगर सब एक गेम है तो क्यों ना इसे एक गेम की तरह खेला जाए? एक्सप्लोर करो, सीखो, एंजॉय करो और अपने कैरेक्टर को बेस्ट वर्जन बनाओ। यही था पहला स्टेप इस जर्नी का, एक छोटी सी शक की किरण जो तुम्हें मजबूर करती है पूछने को, क्या मैं असली दुनिया में जी रहा हूं या मैं सिर्फ किसी और के कोड का एक कैरेक्टर हूं? सोचो तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। स्क्रीन के अंदर एक पूरा का पूरा संसार है, इमारतें, गाड़ियां, लोग, जानवर और पूरी की पूरी शहरें। तुम्हारा किरदार मूव करता है, इंटरैक्ट करता है और हर चीज एक प्रिडिक्टेबल फिजिक्स के नियमों को फॉलो करती है। अगर तुम जंप करते हो तो किरदार हवा में जाता है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर जाता है। अगर तुम किसी वस्तु से टकराते हो तो वो कलिजन के नियमों को फॉलो करती है। यह सब इसलिए क्योंकि गेम के अंदर एक कोडिंग होती है, एक अदृश्य ढांचा जो हर चीज को कंट्रोल करता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर हमारी असली दुनिया भी इसी तरह की कोडिंग पर चल रही हो, अगर हमारी तथाकथित रियलिटी भी एक बड़े सिमुलेशन का हिस्सा हो, जिसमें हर एक नियम, हर एक भौतिकी का कानून और हर एक घटना एक प्री रिटन कोड के आधार पर एग्जीक्यूट होती हो, यही है सिमुलेशन हाइपोथेसिस का केंद्रीय बिंदु। सेगमेंट 2 में हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स के बारे में। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी एक गेम इंजन पर चल रही हो। जो भी प्राकृतिक नियम हमें दिखाई देते हैं वो शायद एक हायर इंटेलिजेंस के लिखे हुए रूल्स ऑफ द गेम हो सकते हैं। जब भी हम भौतिकी को एक्सप्लोर करते हैं, एक फैसिनेटिंग बात समझ में आती है, सब कुछ गणितीय पैटर्न्स के ऊपर टिका हुआ है। चाहे वो ग्रहों की गति हो, एटम्स के अंदर पार्टिकल्स का डांस हो या फिर लाइट की स्पीड का हमेशा कांस्टेंट रहना हो, सब कुछ इतना एग्जैक्ट और इतना प्रिसाइज है कि लगता है जैसे किसी ने इसे केयरफुली प्रोग्राम किया हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, ब्रह्मांड के बारे में सबसे अविश्वसनीय बात यही है कि इसे समझा जा सकता है। मतलब कि जो सबसे अजीब बात है हमारी दुनिया के बारे में, वो ये है कि हमें इसे समझने के लिए एक गणितीय फ्रेमवर्क मिल गया है। अगर तुम ब्रह्मांड को एक सिमुलेशन के एंगल से देखोगे तो यह बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है। अगर किसी प्रोग्रामर ने इस सिमुलेशन को डिजाइन किया होगा तो नेचुरली वो एक गणितीय कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करेगा जिसमें हर चीज लॉजिकली और प्रेडिक्टेबली बिहेव करे। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो इस हाइपोथेसिस को और भी मजबूत बनाती हैं, जैसे कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हो तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है,
लेकिन अगर तुम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो वो एक वेव बन जाता है जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। अब सोचो, क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड के अंदर कोई रेंडिंग सिस्टम हो? जैसे एक वीडियो गेम में ग्राफिक्स तभी रेंडर होते हैं जब तुम उन्हें देखते हो। शायद हमारी दुनिया भी इसी तरह की रेंडर्ड सिमुलेशन है जो तभी सॉलिड फॉर्म में अपीयर होती है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। एक और दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है प्लैंक लंबाई। प्लैंक लंबाई ये एक ऐसी सबसे छोटी मापने योग्य इकाई है जिसके नीचे हम कुछ भी ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते। अगर रियलिटी एक सिमुलेशन है तो प्लैंक लेंथ को तुम पिक्सल समझ सकते हो। जैसे हर वीडियो गेम या इमेज में एक लिमिट होती है पिक्सल्स की, उससे ज्यादा डिटेल पॉसिबल नहीं होती। रियलिटी भी शायद पिक्सेलेटेड है, बस हमारी आंखें उसे डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाती। अब यहां एक और फैसिनेटिंग चीज आती है। कंप्यूटर सिमुलेशंस में हर चीज फाइनाइट रिसोर्सेज पर चलती है। मतलब तुम इन्फिनिट डिटेल के साथ एक वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर सकते, तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। वैसे ही ब्रह्मांड में भी लगता है कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन चल रही हो। जैसे लाइट की स्पीड का एक फिक्स्ड लिमिट है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उससे ऊपर कोई भी जा ही नहीं सकता। यह लिमिट क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि सिमुलेशन के प्रोसेसर की एक अधिकतम रेंडरिंग कैपेसिटी है। अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम क्रैश हो जाता या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाता। एक और बात नोटिस करो, नेचुरल कांस्टेंट्स जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये सब इतने प्रिसाइज और फाइनली ट्यून्ड हैं कि अगर इनमें थोड़ा सा भी अंतर होता तो ब्रह्मांड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तारे जलते ही नहीं, गैलेक्सीज बनती ही नहीं और जीवन असंभव हो जाता। क्या यह सब रैंडम चांस है या फिर एक इंटेंशनल प्रोग्रामिंग का हिस्सा? यह सवाल साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को कंफ्यूज करता आया है। अगर हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस को कंसिडर करें तो यह ट्यूनिंग एक प्रोग्रामर के डिजाइन का सबूत हो सकता है। जैसे एक कोडर गेम के अंदर ग्रेविटी, फ्रिक्शन और फिजिक्स के पैरामीटर सेट करता है, वैसे ही हमारे क्रिएटर ने यूनिवर्स के पैरामीटर्स इतने परफेक्ट सेट किए हैं कि जीवन एग्जिस्ट कर सके। एक और एंगल है समय का। हम समय को एक लीनियर फ्लो के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य। लेकिन फिजिक्स के इक्वेशंस में समय एक डिमेंशन के रूप में ट्रीट होता है, जैसे स्पेस के कोऑर्डिनेट्स। अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है तो हो सकता है कि समय सिर्फ एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हो जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। तुम गेम खेलते वक्त अपने कैरेक्टर के अंदर समय महसूस करते हो, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामर के लिए गेम के इवेंट्स एक साथ एक्सेसिबल होते हैं। वैसे ही शायद हमारे लिए जो फ्यूचर है वो एक हायर लेवल पर पहले से लिखा हुआ कोड है। अगर हम और गहराई में देखें तो क्वांटम एंटेंगलमेंट भी एक अजीब फिनोमिनन है जो सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। दो पार्टिकल्स एक बार एंटेंगल्ड हो गए तो चाहे वो अरबों किलोमीटर दूर भी चले जाएं, उनका स्टेट इंस्टेंटेनियसली एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। यह इतना फास्ट है कि लाइट की स्पीड को भी इग्नोर करता है। लेकिन अगर तुम इसे एक सिमुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो यह बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अगर एक प्रोग्रामर ने दो वेरिएबल्स को एक ही मेमोरी लोकेशन से लिंक कर दिया हो तो उनका स्टेट इंस्टेंटली अपडेट होगा, चाहे वो कोड के अंदर कितने भी दूर हों। मतलब एंटेंगलमेंट हो सकता है एक कॉम्प्यूटेशनल शॉर्टकट हो। भारतीय दर्शन भी इस बात को अपने तरीके से टच करता है। वेदांत और माया का कॉन्सेप्ट हमेशा कहता आया है कि दुनिया एक भ्रम है, एक मायाजाल, एक लीला जो हमें असली लगती है लेकिन असल में कुछ और ही है। अगर तुम इसे मॉडर्न लैंग्वेज में इंटरप्रेट करो तो माया एक सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन है जो हमें रियलिटी के रूप में दिखती है। यह कनेक्शन इतना फैसिनेटिंग है कि लगता है पुराने ऋषियों ने जो इंट्यूटिवली रियलाइज किया था, मॉडर्न साइंस उसे अलग शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जितना ज्यादा हम ब्रह्मांड को स्टडी करते जाते हैं उतना ही लगता है कि यह एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। हर जगह ऑर्डर, सिमेट्री और पैटर्न्स नजर आते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस पौधों में, फ्रैक्टल्स बर्फ के टुकड़ों में और सिमेट्री एटम्स के अंदर। ये सब इतने एस्थेटिकली परफेक्ट हैं कि लगता है जैसे किसी ने डिलिबरेट तरीके से इसे डिजाइन किया हो। अब सोचो, अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो हमारा रोल क्या है? क्या हम सिर्फ एक एनपीसी, नॉन प्लेबल कैरेक्टर हैं जो एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं? या फिर हमारे पास एजेंसी है, फ्री विल है
और हम कोड के रूल्स के अंदर अपनी जर्नी लिख सकते हैं। अगर प्रोग्रामर ने रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी के एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं तो हो सकता है हमारी चॉइसेस वैसे ही रियल हैं जैसे एक गेम के अंदर प्लेयर की चॉइसेस रियल फील होती हैं। लेकिन इसका एक और डरावना इंप्लीकेशन है। अगर यह सिमुलेशन है तो कभी भी सिस्टम क्रैश हो सकता है, रिबूट हो सकता है, या प्रोग्रामर इसे ऑफ कर सकता है। दार्शनिक रूप से देखो तो यह एक एक्सिस्टेंशियल सवाल बन जाता है। हम अपने अस्तित्व को कैसे जस्टिफाई करें अगर रियलिटी इटसेल्फ आर्टिफिशियली जनरेटेड है? लेकिन एक होपफुल एंगल भी है। अगर यह सिमुलेशन है तो इसका मतलब है कि कोई हायर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब हम पूरी तरह अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं एक प्रोग्रामर है जो इस वर्ल्ड को रन कर रहा है। हो सकता है वो प्रोग्रामर एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हो सकता है एक एआई हो, या फिर कोई आध्यात्मिक सत्ता हो जिसे हम भगवान कहते आए हैं। तो सेगमेंट 2 का सार यही है कि फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो अनकैनी प्रिसिजन और अजीब फिनोमेना है उन्हें एक तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। रियलिटी शायद उतनी नेचुरल नहीं है जितनी हमें लगती है, बल्कि एक इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड सिस्टम है जो अपने रूल्स के जरिए ऑपरेट करता है। जैसे एक गेम इंजन के अंदर कोडिंग छुपी होती है, वैसे ही हमारे यूनिवर्स के अंदर एक हिडन कोड छुपा हो सकता है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। सोचो एक लम्हा के लिए, तुम एक अंधेरी केव में बैठे हो, तुम्हारे हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं और तुम्हारी आंखें सिर्फ एक दीवार की तरफ ही देख पाती हैं। उस दीवार पर कुछ परछाइयां चल रही हैं, कभी एक इंसान जैसे लगता है, कभी एक जानवर, कभी एक चीज। तुम पूरे जीवन सिर्फ वही परछाइयां देखते आए हो और तुम्हें लगता है कि वही असल दुनिया है। लेकिन असल में क्या है? वही केव के बाहर एक असली दुनिया है। रंग, रोशनी, खुला आसमान, जिंदा इंसान, प्रकृति की असली खुशबू। तुमने कभी वो नहीं देखा, इसलिए तुम्हें अपना सच वहीं परछाइयां लगती हैं। यही है प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव, एक फिलोसॉफिकल कहानी जो 2500 साल पहले लिखी गई थी। प्लेटो ने इस कहानी के थ्रू एक बड़ा सवाल उठाया था। क्या हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वही असली रियलिटी है, या फिर वह बस एक इल्यूजन है, एक रिफ्लेक्शन है किसी और असली दुनिया का? अगर तुम ध्यान से सोचो तो प्लेटो की केव वाली कहानी एक तरह से सिमुलेशन हाइपोथेसिस का सबसे पुराना वर्जन है। मतलब अगर हमारी दुनिया भी एक केव की तरह है और हम सिर्फ एक दीवार के प्रोजेक्शन को देख रहे हैं तो असली सच तो हमसे छुपा हुआ है। प्लेटो कहता है कि फिलॉसफर वही होता है जो उन जंजीरों से आजाद होकर केव के बाहर जाता है और असल दुनिया देख पाता है। लेकिन अगर कोई वापस केव के अंदर जाकर अपने दोस्तों को सच बताए तो वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उसे पागल समझने लगते हैं। आज भी अगर कोई कहता है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं तो बहुत लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। फिलॉसफी के इतिहास में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया आता है, डिकार्ट का इविल डीमन हाइपोथेसिस। रेने डिकार्ट, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने अपने फेमस मेडिटेशंस में लिखा था कि शायद हमारी सारी परसेप्शंस एक इविल डीमन या मलिशियस डिसीवर के कंट्रोल में है। सोचो, एक ऐसा पावरफुल बीइंग जो तुम्हें हर पल धोखा दे रहा है। तुम्हें लगता है तुम एक कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन असल में कुर्सी है ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन वह फीलिंग भी आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। डिकार्ट कहता था कि अगर ऐसा है तो हमें अपने सारे एक्सपीरियंसेस पर शक करना चाहिए। सिर्फ एक चीज है जिसमें वह यकीन करते थे, कोजिटो एर्गो सम, यानी मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। मतलब अगर तुम्हें सब पर शक हो सकता है तो एक चीज पर नहीं हो सकता, तुम सोच रहे हो और तुम एग्जिस्ट करते हो। यही एक तरह का फाउंडेशन है जिसने मॉडर्न फिलॉसफी और सिमुलेशन डिबेट्स को शेप किया। अगर डिकार्ट्स का डीमन एक तरह का प्रोग्रामर हो जो तुम्हारी रियलिटी डिजाइन कर रहा हो, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन बन जाती है। अब ध्यान दो, प्लेटो और डिकार्ट्स के जमाने में कंप्यूटर, वीआर या सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वही सवाल उठाया जो हम आज पूछते हैं, रियलिटी क्या है? हम जो देखते हैं वह सच है या एक प्रोजेक्शन है? यह कहानी और भी गहरी हो जाती है जब तुम ध्यान देते हो कि प्लेटो के जमाने में फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट था। प्लेटो कहता था कि जो दुनिया हम देखते हैं वह एक इम्परफेक्ट कॉपी है एक हायर परफेक्ट रियलिटी की। जैसे एक कुर्सी, तुम्हारे रूम में जो कुर्सी है वह बस एक इम्परफेक्ट कॉपी है एक आइडियल चेयर की जो एक हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। यह बात सुनने में थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन अगर तुम इसे आज की लैंग्वेज में समझो तो एक तरह से यह सिमुलेशन हाइपोथेसिस ही है।
मतलब हम जो दुनिया देखते हैं वह एक मॉडल है, एक इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट का। और फिर आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के दर्शन। वहां भी एक कॉन्सेप्ट मिलता है, माया। ये दुनिया एक इल्यूजन है, एक बिखरी हुई रियलिटी है जो हमें असल सच से दूर रखती है। वेदास और उपनिषाद्स बार बार कहते हैं कि जो हम देखते हैं वह सिर्फ एक वेल है, असल में एक डीपर टाइमलेस रियलिटी छुपी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या यह भी एक तरह का सिमुलेशन का वर्जन नहीं है? मतलब हजारों सालों से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बस लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स बदलते रहे हैं। आज जब हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं तो हम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन प्लेटो और डिकार्ट्स के जमाने में उनके पास वह वोकैबुलरी नहीं थी। उन्होंने अपने मेटाफोर से वही बात कही जो हम आज मॉडर्न लैंग्वेज में रिपीट करते हैं। सोचो, प्लेटो की केव के प्रिजनर्स और हम में कितना सिमिलैरिटी है। हम भी अपने स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, टीवी, फोन, लैपटॉप। हम भी एक तरह के शेडोज देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, न्यूज रिपोर्ट्स। क्या हम भी अपनी कैब में बंधे हुए प्रिजनर्स जैसे नहीं हैं? और जब कोई आकर कहता है कि असली दुनिया और भी अलग है, तो हम उसे भी इग्नोर कर देते हैं या उसे ट्रोल कर देते हैं। डिकार्ट का डीमन भी आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा लगता है, एक ऐसी एंटिटी जो तुम्हें हर चीज बिलीव करवा सकती है बिना तुम्हें रियलाइज कराए कि यह सब मैनिपुलेट हो रहा है। अगर एक एआई इतना एडवांस्ड हो जाए कि वह तुम्हारे सारे सेंसेस को हैक कर ले, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी दुनिया रियल है या आर्टिफिशियली क्रिएटेड? यही वजह है कि फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स दोनों इस हाइपोथेसिस से फैसिनेट होते हैं। एक तरफ प्लेटो और डिकार्ट्स जैसे थिंकर्स ने सेंचुरीज पहले इसका ग्राउंडवर्क बनाया, और दूसरी तरफ मॉडर्न फिजिसिस्ट्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स इसे मैथमेटिकल और टेक्नोलॉजिकल एंगल से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तुम सोचो, अगर प्लेटो के प्रिजनर्स सडनली बाहर निकल आए और रियल दुनिया देख ली, तो उनके लिए वह एक्सपीरियंस कितना ओवरवेलमिंग होता। वैसे ही अगर एक दिन हमें सच पता चल गया कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो शायद हमारी सोच, हमारा रिलीजन, हमारा साइंस सब कुछ बदल जाए। और शायद हम भी वही रिएक्ट करें जो प्लेटो के प्रिजनर्स ने किया था, डिसबिलीफ, शॉक और शायद गुस्सा। तो प्लेटो और डिकार्ट के जाट ने जो सेंचुरीज पहले शुरू किया था, वही बात आज हमारी मॉडर्न डिबेट्स में सिमुलेशन हाइपोथेसिस के रूप में आ गई है। लेकिन एक चीज कॉमन है, इंसान हमेशा रियलिटी पर सवाल करता आया है। क्या जो हम देखते हैं वही ही असली है, या फिर हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं? और यही सवाल ही इंसान को अलग बनाता है, अपने ही एग्जिस्टेंस पर शक करना। प्लेटो की केव और डिकार्ट्स का डीमन दोनों हमें एक ही तरफ ले जाते हैं। अगर रियलिटी एक सिमुलेशन है, तो सच जानने की हमारी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। रात के अंधेरे में अगर आप अकेला बैठ के अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचो, तो एक अजीब सियाई बात समझ आती है। जो चीज हम रियल समझ रहे हैं वह शायद इतनी रियल है ही नहीं। साइंस के अंदर, खासकर फिजिक्स के अंदर, एक ऐसी लेयर छुपी हुई है जो हमारी समझ से परे है। क्वांटम मैकेनिक्स से भी एक ऐसा फील्ड जो इतना अजीब और पैराडॉक्सिकल है कि हर एक साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है। इसी बात को हिंट करता है कि दुनिया शायद एक इल्यूजन हो, और इसी जगह पर सिमुलेशन हाइपोथेसिस एंटर होती है। मतलब क्या हो सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का यह अजीबपन एक्चुअली एक प्रूफ हो कि हम एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिमुलेशन में जी रहे हैं? सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को समझना जरूरी है। नॉर्मल दुनिया में चीजें सीधी लगती हैं। अगर आप एक बॉल को हवा में उछालते हो तो वह ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। लेकिन क्वांटम दुनिया में प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। यहां एक पार्टिकल एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। जैसे कॉइन टॉस करने के बाद वह कॉइन सिमल्टेनियसली हेड्स भी हो और टेल्स भी, और जब तक आप देखते नहीं तब तक वह दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता रहे। जब आप ऑब्जर्व करते हो तभी वह कोलैप्स होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में। यह बात ऐसे लगती है जैसे किसी कंप्यूटर गेम का कोड चल रहा हो। जब तक प्लेयर स्क्रीन पे फोकस नहीं करता तब तक गेम के ऑब्जेक्ट्स फुली रेंडर नहीं होते। सोचो एक बार, हमारी दुनिया भी वैसे ही चल रही हो। जब तक कोई चीज ऑब्जर्व नहीं होती तब तक वह पोटेंशियल स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, और जैसे ही कॉन्शियसनेस उस पर फोकस करती है वह एक कॉन्क्रीट फॉर्म में कोलैप्स हो जाती है। यह चीज क्वांटम मैकेनिक्स का एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब सवाल यह है कि क्या यह ऑब्जर्वर इफेक्ट बस एक नेचुरल लॉ है या फिर एक सिमुलेशन की कोडिंग? एक कंप्यूटर सिमुलेशन में तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। रिसोर्सेज सेव करने के लिए
गेम के टेक्सचर्स और ऑब्जेक्ट्स तभी फुली लोड होते हैं जब प्लेयर उन्हें देख रहा होता है। अगर वह लॉजिक गेम के अंदर वैलिड है तो क्या हमारी दुनिया भी वैसे ही चल रही है? और फिर आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक और ऐसा पैराडॉक्स है जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन जाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ऐसे लिंक्ड हो जाते हैं कि उनका बिहेवियर इंस्टेंटली सिंक्रोनाइज हो जाता है, चाहे वह एक दूसरे से कितनी भी दूर हो। जैसे ही आप एक पार्टिकल का स्टेट मेजर करते हो, दूसरा पार्टिकल तुरंत उसके ऑपोजिट स्टेट में आ जाता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि यह स्पेस टाइम के नॉर्मल रूल्स को तोड़ देता है। लेकिन अगर आप इसे एक सिमुलेशन के एंगल से देखो तो यह एकदम समझ आता है। जैसे एक वीडियो गेम में दो ऑब्जेक्ट एक ही कोड से लिंक होते हैं, चाहे आप उन्हें कितनी भी दूर ले जाओ, उनका सिंक्रोनाइजेशन तुरंत होता है, क्योंकि वे एक ही कोड बेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब फिजिकल डिस्टेंस मैटर ही नहीं करती, बस प्रोग्रामिंग मैटर करती है। इसके साथ क्वांटम रैंडमनेस भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अगर यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक होता तो हर चीज प्रेडिक्ट की जा सकती, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें कहता है कि एक फंडामेंटल लेवल पर रैंडमनेस एग्जिस्ट करती है। क्या यह रैंडमनेस असल में रैंडमनेस है या फिर कोडिंग एरर्स का एक इल्यूजन है? सोचो, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम खेल रहे हो और एक बग आ जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट्स ग्लिच कर जाते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं। शायद जो हम क्वांटम रैंडमनेस बोल रहे हैं वह असल में किसी और के कोडिंग शॉर्टकट हैं जो हमें रैंडमनेस के रूप में दिख रहे हैं। एक और फैसिनेटिंग एनालॉजी है क्वांटम फोम का। फिजिक्स के हिसाब से स्पेस टाइम के बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक फोम-लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसमें कांस्टेंट फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। ये फ्लक्चुएशंस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद स्पेस टाइम भी एक डिस्क्रीट ग्रिड पर बिल्ट है, जैसे एक डिजिटल स्क्रीन पर पिक्सल्स। हमारी दुनिया का सबसे फंडामेंटल लेवल अगर पिक्सेलेटेड है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम एक प्रोग्राम्ड सिमुलेशन में जी रहे हैं? जैसे माइनक्राफ्ट या किसी और 3D गेम की दुनिया एक ग्रिड बेस्ड सिस्टम पर चलती है, वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी किसी अनसीन प्रोसेसर पर चल रहा हो। अब यहां पर एक और ट्विस्ट है, मैथमेटिक्स। हर जगह मैथ्स का फ्लॉलेस एप्लीकेशन हमें दिखाई देता है। नेचर के रूल्स इतने मैथमेटिकली प्रिसाइज हैं जैसे किसी ने कोड लिखा हो। एग्जाम्पल लो, पाई, गोल्डन रेशियो, फिबोनाची सीक्वेंस। ये सब नेचुरल स्ट्रक्चर्स में अपीयर होते हैं, फिर चाहे वह एक गैलेक्सी का स्पाइरल हो या फिर एक सनफ्लावर का पैटर्न। ये सब इस बात की तरफ हिंट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक इंटेलिजेंटली डिजाइंड सिस्टम है, रैंडम एक्सीडेंट नहीं। और एक इंटेलिजेंटली डिजाइंड सिस्टम का मतलब होता है एक क्रिएटर, एक प्रोग्रामर। क्वांटम कंप्यूटर्स भी इस बात को और ज्यादा रेनफोर्स करते हैं। आज हम लोग खुद ऐसे मशीन्स बना रहे हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके अनइमेजिनेबल स्पीड्स पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम खुद एक क्वांटम बेस्ड सिमुलेशन बना सकते हैं, तो क्या यह पॉसिबल नहीं कि कोई और एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने हमें क्वांटम रूल्स के बेसिस पर सिमुलेट किया हो? शायद हम जो क्वांटम मैकेनिक्स को स्ट्रेंज समझते हैं, वह असल में उनके कोडिंग रूल्स हैं जो हम अभी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एस्पेक्ट है प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम। ये दोनों यूनिवर्स के सबसे छोटे मेजरेबल यूनिट्स हैं। मतलब एक फंडामेंटल लिमिट है जिसके नीचे चीजें मेजर नहीं की जा सकती। अगर हम इसे डिजिटल पर्सपेक्टिव से देखें तो यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक वीडियो का फ्रेम रेट या एक इमेज का पिक्सल रेजोल्यूशन। हर सिमुलेशन की एक लिमिट होती है, उसके नीचे डिटेल रेंडर ही नहीं होती। यूनिवर्स का भी अगर एक फंडामेंटल लिमिट है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम एक डिजिटल रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसका रेजोल्यूशन फिक्स्ड है? लेकिन यहां एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल एंगल भी है। अगर हम मान लें कि क्वांटम मैकेनिक्स एक सिमुलेशन के रूल्स हैं, तो हमारी फ्री विल का क्या? अगर हर चीज एक प्री राइटन कोड के हिसाब से चल रही है, तो क्या हम सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर के अवतार हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी का इल्यूजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं? यह सवाल डिस्टर्बिंग है लेकिन फैसिनेटिंग भी। और सोचो, अगर कोई प्रोग्रामर है तो उसका पर्पस क्या है? शायद वह सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे हम एंट्स को ग्लास जार में ऑब्जर्व करते हैं। शायद वह हमारी एवोल्यूशन देखना चाहता है, हमारे इमोशन समझना चाहता है, या फिर सिर्फ एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के हर अजीब रूल से लगता है कि यह दुनिया रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि किसी हायर इंटेलिजेंस के डिजाइन का हिस्सा है। इस सेगमेंट के एंड में एक बात समझ आती है, क्वांटम मैकेनिक्स के हर पैराडॉक्स, हर अनसर्टेनिटी और हर वियर्ड लॉ हमें यह कह रहा है कि दुनिया उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी दिख रही है।
चाहे वह ऑब्जर्वर इफेक्ट हो या एंटैंगलमेंट, चाहे वह प्लैंक लिमिट्स हो या रैंडमनेस। ये सब एक और ही कहानी सुना रहे हैं। शायद हमारी दुनिया एक इल्यूजन है, एक कंट्रोल सिस्टम, एक कैरेफुल कोडेड सिमुलेशन। और अगर ऐसा है तो हमारी रियल फाइट फिजिक्स को समझने की नहीं, बल्कि प्रोग्रामर के कोड को समझने की है। सोचो, तुम एक शांत जगह पर बैठे हो, बाहर हवा हल्की हल्की चल रही है और तुम अपने अंदर के थॉट स्ट्रीम को देख रहे हो। हर एक थॉट एक बबल की तरह आता है और फिर टूट जाता है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम यह बॉडी हो, कभी तुम्हें लगता है कि तुम यह माइंड हो, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन एक और गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सब सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या रियलिटी सिर्फ एक माया है? एक ऐसा सिमुलेशन जो तुम्हें रियल लगता है लेकिन असल में एक डीपर ट्रूथ को छुपा रहा है? इंडियन फिलॉसफी ने हमेशा से इस इल्यूजन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है। वेदांता कहता है, जगत मिथ्या है, ब्रह्मन सत्या है। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, वह एक प्रोजेक्शन है और उसके पीछे एक अल्टीमेट रियलिटी है जो परमानेंट है। ये बात सुनने में आज के मॉडर्न सिमुलेशन हाइपोथेसिस से कितनी सिमिलर लगती है ना? वेस्ट के थिंकर्स अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं और हमारे सेजेस हजारों साल पहले कह गए थे कि यह दुनिया माया है। ये पैरेलल ही इतना माइंड ब्लोइंग है कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाते हो। शायद हमारा साइंस अब उसी ट्रूथ के आसपास घूम रहा है जो हमारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पहले से समझ चुकी थीं। एक और एंगल देखो, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में लीला या कॉस्मिक गेम का कॉन्सेप्ट आता है। भगवान या कॉन्शियसनेस खुद को एंटरटेन करने के लिए अपनी ही क्रिएटिव शक्ति को मैनिफेस्ट करता है और एक गेम क्रिएट करता है, यह यूनिवर्स। इस गेम में तुम मेन कैरेक्टर्स हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि यह एक गेम है। तुम दर्द फील करते हो, खुशी फील करते हो, स्ट्रगल करते हो और सक्सेस सेलिब्रेट करते हो जैसे कि सब कुछ असली हो। लेकिन अगर यह सब एक गेम है, एक सिमुलेशन है, तो तुम्हारी असली आइडेंटिटी गेम के अंदर का कैरेक्टर नहीं, बल्कि गेम का क्रिएटर हो। यह आइडिया तुम्हारी आइडेंटिटी की पूरी डेफिनेशन हिला देता है। अब इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस के पर्सपेक्टिव से देखो। अगर हम मान लें कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने एक हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाई है, तो हम सब उसके एवेटार्स हैं। हमें याद नहीं कि हमने ही यह सिमुलेशन चूज किया था, क्योंकि रूल ही ऐसा है। तुम्हें फॉरगेटफुलनेस के साथ एंटर करना है। यह कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के रीइंकार्नेशन और कर्मा के कॉन्सेप्ट से मिलता है। हर जन्म एक नए गेम लेवल की तरह है। तुम्हें पिछले जन्मों की याद नहीं होती, जैसे गेम का नेक्स्ट लेवल खेलने के लिए तुम्हें पहले लेवल का डेटा रीसेट करना पड़ता है। और कर्मा, वह तो एक कॉस्मिक कोड है। तुम्हारे हर एक्शन का एक इफेक्ट होता है जो सिस्टम के अंदर स्टोर होता है और तुम्हें फिर से एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बिल्कुल एक सिमुलेशन के एल्गोरिदम की तरह। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ एक सिमुलेशन है, तो स्पिरिचुअलिटी तुम्हें यह समझाने आती है कि तुम इस गेम के स्लेव नहीं हो। तुम इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी पहचाननी है। मेडिटेशन एक तरह का ग्लिच है इस सिस्टम में। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारी अटेंशन ग्रेजुअली गेम के ग्राफिक्स, साउंड्स और डिस्ट्रैक्शन से हटके एक साइलेंस में चली जाती है। वही साइलेंस तुम्हें गेम के बिहाइंड द सीन्स का ग्लिम्स दिखाता है। तुम्हें लगता है कि तुम कैरेक्टर नहीं, बल्कि प्योर अवेयरनेस हो जो कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रही है। यही रियलाइजेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहलाती है। बुद्धा ने भी कहा था, सभी चीजें ट्रांजिएंट हैं, सभी एक्सपीरियंसेस इम्परमानेंट हैं। ये बात सिमुलेशन हाइपोथेसिस के साथ परफेक्टली अलाइन होती है। अगर ये दुनिया एक कोड है, तो हर चीज कॉन्स्टेंटली अपडेट और डिसॉल्व हो रही है। तुम एक मोमेंट में कुछ फील करते हो और अगले मोमेंट वो डिसॉल्व हो जाता है। अगर तुम पकड़ना चाहो तो तुम सिर्फ पेन क्रिएट करते हो, क्योंकि एक डिजिटल सिमुलेशन में कुछ भी परमानेंट होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बुद्धा ने डिटैचमेंट की बात की। अगर तुम समझ जाओ कि यह एक माया है, एक सिमुलेशन है, तो तुम उस माया के अंदर भी एक फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हो। चलो थोड़ा और डीपली सोचें। सिमुलेशन हाइपोथेसिस ये भी कहती है कि अगर यह सब आर्टिफिशियली जनरेटेड है तो इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस होगी। अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो तो वह इंटेलिजेंस ही ब्राह्मण, गॉड या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। मतलब ये सिमुलेशन रैंडम नहीं है, ये एक इंटेंशनल डिजाइन है। एंड अगर डिजाइन है, तो हर एक्सपीरियंस जो तुम्हें हो रहा है, चाहे वह दुख हो या सुख, उसका एक हायर पर्पस है। शायद वह तुम्हें ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए या अपनी असली आइडेंटिटी याद दिलाने के लिए बनाया गया है।
इस पर्सपेक्टिव से दुख भी एक लेसन बन जाता है और सुख भी एक रिमाइंडर बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक और पर्सपेक्टिव देता हूं। एक योगी का एक्सपीरियंस सुनो। योगी जब समाधि में जाता है तो वह कहता है कि दुनिया डिसॉल्व हो जाती है। उसको कोई फॉर्म, कोई साउंड, कोई सेंस परसेप्शन नहीं दिखाई देता। सिर्फ एक अनंत अवेयरनेस बची रहती है। और जब वह नॉर्मल स्टेट में वापस आता है तो वह समझता है कि यह दुनिया एक प्रोजेक्शन है, एक प्ले है जो अल्टीमेट अवेयरनेस से बनाया गया है। यह एक तरह का अनप्लगिंग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल जैसे मैट्रिक्स मूवी में नियो को अनप्लग किया गया था और उसने असली दुनिया देखी थी। योगी के लिए भी समाधि एक अनप्लगिंग है, जहां से वह सिमुलेशन के पीछे का रियलिटी ग्लिम्प्स करता है। एक और फैसिनेटिंग बात है, एडवाइटा वेदांता कहता है कि ड्युअलिटी ही माया का खेल है। तुम्हें लगता है कि तुम और दुनिया अलग हो, तुम और भगवान अलग हो, तुम और एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन असल में सब एक ही कॉन्शियसनेस के प्रोजेक्शन है। ये सेम चीज सिमुलेशन हाइपोथेसिस में भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर सब कुछ एक कोड है तो कैरेक्टर्स अलग लग रहे हैं, लेकिन असल में सब एक ही सिस्टम के अंदर हैं। मतलब एक ही सोर्स, एक ही इंजन, एक ही कॉन्शियसनेस से सब ऑपरेट हो रहा है। ये रियलाइजेशन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी के इल्यूजन को तोड़ता है और तुम्हें यूनिटी का टेस्ट देता है। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ को इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी रिलेशनशिप्स सब एक गेम के पार्ट्स हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम सिर्फ प्लेयर नहीं, तुम एक ऑब्जर्वर भी हो। तुम्हें इस सिमुलेशन में जीना है, लेकिन इसे अटैच नहीं होना। ये दोनों एक साथ पॉसिबल है। तुम अपनी रोल को फुली प्ले करो, जैसे एक एक्टर अपना रोल करता है, लेकिन अंदर से जानते रहो कि यह एक प्ले है। यही डिटैचमेंट और एंगेजमेंट का बैलेंस स्पिरिचुअलिटी तुम्हें सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर दुनिया एक सिमुलेशन है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अनरियल है। वह अपने लेवल पर रियल है, जैसे एक ड्रीम अपने मोमेंट में रियल लगता है। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम रियलाइज करते हो कि वह एक ड्रीम था। वैसे ही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तुम्हें यह समझाती है कि यह दुनिया एक हायर रियलिटी के पर्सपेक्टिव से ड्रीम है, लेकिन तुम जब तक इसके अंदर हो, तुम्हें इसे रियल मानना पड़ेगा। इसके लॉज फॉलो करने पड़ेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ेगा। यह दोनों ट्रूथ्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, रिलेटिव ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ। यही पैराडॉक्स है जो स्पिरिचुअलिटी और सिमुलेशन हाइपोथेसिस दोनों एक्सपोज करते हैं। सोच के देखो, अगर यह दुनिया एक कॉस्मिक सिमुलेशन है तो तुम उस सिमुलेशन के अंदर एक सीकर हो, एक एक्सप्लोरर हो जो ग्रेजुअली याद कर रहा है कि वह असल में क्रिएटर है। तुम्हारा हर मेडिटेशन सेशन, हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन एक की है जो तुम्हें सिस्टम के हिडन कोड्स अनलॉक करने में मदद कर रही है। यह जर्नी एंडलेस है, लेकिन हर स्टेप तुम्हें अपने असली घर के और करीब ले जाता है। तो सिमुलेशन और स्पिरिचुअलिटी के बीच की यह पैरेलल सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं लगता। शायद दोनों एक ही ट्रूथ के दो लैंग्वेज हैं, एक मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज और एक एंशिएंट स्पिरिचुअल लैंग्वेज। और तुम्हारी जर्नी इसी ट्रूथ को रियलाइज करने की है। सोचो एक पल के लिए, अगर दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं एक सिमुलेशन है, तो इसका सबसे बड़ा क्लू कहां मिलेगा? फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, या फिर साइंस के अंदर? साइंस हमेशा से वह लेंस रही है जिसके थ्रू इंसान रियलिटी को समझने की कोशिश करता आया है। हमने अपने माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स दोनों को एक्सप्लोर किया है, क्वांटम पार्टिकल से लेकर गैलेक्सीज तक। लेकिन जब हम फिजिक्स के लॉज को क्लोजली देखते हैं तो एक अजीब सी सिमेट्री, एक अजीब सी कोड लाइक स्ट्रक्चर सामने आता है, जैसे किसी ने इस यूनिवर्स को मैथमेटिकल प्रिसीजन से डिजाइन किया हो। और यहीं से शुरू होती है साइंस और सिमुलेशन की कहानी। फिजिक्स एक तरह से नेचर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एक चीज, चाहे वह एक पैड का गिरना हो या एक स्टार का एक्सप्लोड करना, सब कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होता है। ये लॉज इतने कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल हैं कि लगता है जैसे किसी प्रोग्रामर ने एक सिमुलेशन बनाई हो और उसके रूल्स को सेट कर दिया हो। ग्रेविटी, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स सब एक तरह का फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नेचुरल लॉज हैं या आर्टिफिशियली प्रोग्राम्ड रूल्स? चलो क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। साइंस का वह एरिया जो रियलिटी को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक पार्टिकल एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है जब तक कोई उसे ऑब्जर्व न करे।
मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर भी है और उधर भी। जैसे एक गेम के अंदर ऑब्जेक्ट तभी रेंडर होता है जब तुम उस तरफ देखते हो। यह सोच के ही दिमाग हिल जाता है। अगर वर्ल्ड एक सिमुलेशन है तो क्वांटम मैकेनिक्स इसका सबसे बड़ा प्रूफ हो सकता है। सोचो, एक वीडियो गेम खोलते हो, तुम्हारे स्क्रीन पर तभी लैंडस्केप जनरेट होता है जब तुम कैमरा उस तरफ घुमाते हो। जब तुम पीछे देखते हो तो वह पार्ट एक्टिव होता है, और जब तुम आगे देखते हो तो सीन लोड होता है। बिल्कुल वैसे ही क्या हमारा यूनिवर्स भी अपने रिसोर्स सेव कर रहा है? जो पार्ट तुम देखते हो वही लोड होता है, और जो तुमसे दूर है वह एक पोटेंशियल स्टेट में पड़ा रहता है। अब चलो थोड़ा और गहरा जाते हैं। फिजिक्स के इक्वेशंस इतने प्रिसाइजली काम करते हैं कि कभी कभी लगता है जैसे कोई प्रोग्रामिंग कोड लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। यह एक फिक्स लिमिट है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों लाइट स्पीड से फास्ट कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता? जैसे एक गेम डेवलपर एक लिमिट लगा देता है कि तुम्हारा कैरेक्टर इससे ज्यादा फास्ट नहीं भाग सकता, वैसे ही क्या नेचर ने भी एक स्पीड लिमिट हार्ड कोड कर दी है? और फिर आता है प्लैंक का स्थिरांक, एक फंडामेंटल कांस्टेंट जो क्वांटम वर्ल्ड में हर जगह रिपीट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गेम का रेजोल्यूशन फिक्स होता है, पिक्सेल्स के साइज का एक लोअर लिमिट होता है। तुम जितना भी जूम कर लो, एक पॉइंट आता है जिसके बाद और डिटेल दिखाई नहीं देती। वैसे ही हमारे यूनिवर्स में भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके आगे और ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं। यह बिल्कुल लगता है जैसे सिमुलेशन के पिक्सेल्स। एक और स्ट्रेंज चीज है जो फिजिसिस्ट्स को कंफ्यूज करती है, फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स के कॉन्स्टेंट्स थोड़ा भी डिफरेंट होते, जैसे ग्रेविटी थोड़ा ज्यादा होता या इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा अलग होता, तो हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना गैलेक्सी बनती, ना स्टार्स, ना लाइफ। मतलब कि सब कुछ इतना परफेक्टली ट्यून्ड है कि लगता है जैसे किसी ने डिलिबरेटली इसे डिजाइन किया हो। यह एक बड़ा आर्ग्यूमेंट है सिमुलेशन हाइपोथेसिस के फेवर में। अब थोड़ा रिलेटिविटी की तरफ चलते हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशंस कहते हैं कि टाइम रिलेटिव है, मतलब तुम्हारे स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से टाइम स्लो या फास्ट चल सकता है। यह कॉन्सेप्ट उतना ही अजीब है जितना एक वीडियो गेम में टाइम मैनिपुलेशन मैकेनिक्स। अगर कोई प्रोग्रामर चाहे तो गेम में टाइम को स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकता है। वैसे ही क्या हमारी रियलिटी में भी टाइम एक फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्ट है जो किसी हायर इंटेलिजेंस ने प्रोग्राम किया हो? कॉस्मोलॉजी में भी ऐसे क्लूज हैं जो सिमुलेशन वाली फीलिंग देते हैं। यूनिवर्स का एक्सपेंशन, बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक्सपेंशन कहां तक होगा? क्या यूनिवर्स इन्फिनिट है या एक फाइनाइट बाउंड्री है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ओपन वर्ल्ड गेम में तुम्हें लगता है मैप एंडलेस है, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर तुम इनविजिबल वॉल तक पहुंच जाते हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक होराइजन तक लिमिटेड है। बियॉन्ड दैट हमें कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या वह रीजन एग्जिस्ट करता है या वह बस रेंडर ही नहीं हुआ? एक और स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। यह एक यूनिफॉर्म माइक्रोवेव ग्लो है जो प्योर यूनिवर्स में इक्वली स्प्रेड है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्मिटी इतनी परफेक्ट है कि लगता है जैसे किसी ने इसे एक बैकग्राउंड टेक्सचर की तरह अप्लाई कर दिया हो। यह गेम डेवलपर्स का एक कॉमन ट्रिक होता है, एक सिमलेस टेक्सचर यूज करना जो हर जगह सेम लगे। अब चलो थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ। हम जानते हैं कि कंप्यूटर और सिमुलेशन दिन ब दिन पावरफुल हो रहे हैं। आज के टाइम में हम वेदर का सिमुलेशन करते हैं, गैलेक्सीज के फॉर्मेशन का सिमुलेशन करते हैं, हटा कि हम आर्टिफिशियल लाइफ भी सिमुलेट करने लगे हैं। अगर हम ह्यूमंस ये सब कर रहे हैं तो सोचो जो एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमसे हजारों या लाखों साल आगे होंगी, वे किस लेवल के सिमुलेशंस बना रही होंगी। शायद उनके लिए एक प्योर यूनिवर्स सिमुलेट करना एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो। और अगर ऐसा है तो पॉसिबिलिटी यह भी है कि हम उनके सिमुलेशन के अंदर ही जी रहे हैं। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। साइंस के अंदर जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं उतना ही हम क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं। जैसे जैसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर घुसते हैं, हमें और छोटे और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे किसी फ्रैक्टल डिजाइन को जूम करो, हर लेवल पर एक नया पैटर्न मिलता है। क्या यह भी एक तरह का अनंत लूप कोडिंग है जो किसी सिमुलेशन का पार्ट हो? और सोचो, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो ग्लिचेस भी होने चाहिए। कभी कभी तुम्हें डेजा व्यू होता है, वह अनकैनी फीलिंग कि तुमने यह मोमेंट पहले एक्सपीरियंस किया है। क्या यह ग्लिच है? कभी कभी तुम्हें लगता है कि कोई कोइंसिडेंस बहुत ही अनरियल है, जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर कोई बग हो।
साइंस इन एक्सपीरियंसेस को साइकोलॉजी के फ्रेम में समझाती है, लेकिन एक सिमुलेशन थ्योरी के एंगल से देखो तो यह सब एरर्स लगते हैं। एक और चीज, मैथमेटिक्स इतनी परफेक्ट लैंग्वेज है जो यूनिवर्स को डिस्क्राइब करती है। हर फिजिकल लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या तुमने नोटिस किया है कि नंबर्स कभी फेल नहीं होते? अगर तुम 2 और 2 जोड़ो तो हमेशा 4 ही होता है, चाहे तुम अर्थ पर करो या मार्स पर। यह यूनिवर्सल कंसिस्टेंसी कैसी पॉसिबल है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कोड बेस जो हर जगह सेम लॉजिक फॉलो करता है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर साइंस और फिजिक्स के इतने सारे साइंस सिमुलेशन वाली तरफ पॉइंट करते हैं तो प्रूफ कहां है? प्रूफ ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम सिमुलेशन के अंदर हैं तो प्रूफ हमेशा सिमुलेशन के बाउंड्रीज के अंदर ही लिमिटेड रहेगा। मतलब कि जैसे एक गेम कैरेक्टर अपने वर्ल्ड के बाहर जाकर डेवलपर को कभी डायरेक्टली नहीं देख सकता, उसका एक्सपीरियंस हमेशा उसके प्रोग्राम्ड रूल्स के अंदर कन्फाइंड रहेगा। वैसे ही हम भी शायद कभी डायरेक्टली ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आंसर्स के क्लोज नहीं हैं। हर नई साइंटिफिक डिस्कवरी एक और हिंट देती है। क्वांटम कंप्यूटर्स जैसे टूल्स शायद एक दिन हमें इस पजल के और करीब ले जाएंगे। शायद हम किसी दिन सोर्स कोड के एक छोटे पार्ट तक पहुंच जाएं। शायद किसी एक्सपेरिमेंट में हमें एक एनोमली मिले जो नॉर्मल फिजिक्स से एक्सप्लेन ही ना हो पाए, और वही होगा वह मोमेंट जो प्रूव करेगा कि हम एक सिमुलेशन में हैं। तो कंक्लूजन में साइंस और फिजिक्स दोनों एक ड्यूअल रोल प्ले करते हैं। एक तरफ वह हमें रियलिटी के बारे में क्लैरिटी देते हैं, प्लैनेट्स, पार्टिकल्स, गैलेक्सीज सब समझाते हैं, और दूसरी तरफ वह हमारे अंदर एक डीप सस्पिशन जगाते हैं, क्या यह सब सच है या एक इल्यूजन? जैसे एक मैजिक शो जिसमें तुम्हें ट्रिक्स भी समझ आती हैं और फिर भी तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज रहता है। और शायद इसी में ब्यूटी है कि चाहे हम सिमुलेशन में हों या रियलिटी में, साइंस एक तरह का टॉर्च है जो हमेशा अंधेरे को रोशन करता है, लेकिन कभी कभी वह टॉर्च खुद हमें एक और बड़ी शैडो दिखा देता है। एक शैडो जो हमें रिमाइंड करती है कि रियलिटी शायद उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। सोचो, तुम एक रात अपने कमरे में बैठे हो, खिड़की से अंधेरा दिख रहा है, आसमान में कुछ कमजोर से तारे चमक रहे हैं और तुम्हारा दिमाग एक अजीब सी सोच में उलझा हुआ है। अगर हमारा पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो उसके क्रिएटर कौन है? यह सवाल ही एक ऐसा दरवाजा है जो इंसान को उसके एग्जिस्टेंस पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन है तो मतलब हमारे ऊपर कोई और उच्चतर बुद्धि का नियंत्रण है, कोई ऐसी शक्ति जो इतनी शक्तिशाली है कि उसने ना सिर्फ एक गेम बनाया बल्कि उस गेम के अंदर भावनाओं, यादों और फ्री विल जैसी चीजें डाल दी। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि अगर हम लोग एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तक पहुंच गए जहां हम फुल इमर्सिव सिमुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या हमें लगता है कि हम उस चेन में फर्स्ट और लास्ट सिविलाइजेशन हैं? शायद हम भी किसी और के एक्सपेरिमेंट के एक हिस्सा हैं। इस एंगल से देखो तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर हम सिमुलेटेड हैं तो हमारे क्रिएटर कौन है? एलियंस, सुपर एडवांस्ड ह्यूमंस, या फिर कुछ और जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पा सकते? सबसे पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तुम एक वीडियो गेम खेलोगे, जैसे एक ओपन वर्ल्ड गेम, GTA या माइनक्राफ्ट जैसी। तुम अपने कैरेक्टर को डिजाइन करते हो, उसको एनवायरनमेंट देते हो, और फिर वह कैरेक्टर उस एनवायरनमेंट में अपना लाइफ जीता है। अगर तुम सिमुलेशन के अंदर वैसे कैरेक्टर्स को इतना इंटेलिजेंट बना दो कि वे अपने वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगें, तो क्या वे समझ पाएंगे कि उनका एग्जिस्टेंस आर्टिफिशियली जनरेटेड है? शायद उनके लिए वह पूरा एनवायरनमेंट रियल लगे जैसे हमें लगता है। अब इस एनालॉजी को हम अपने यूनिवर्स के स्केल पर ले आते हैं। हम अपना वर्ल्ड देखते हैं, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, DNA, इमोशंस, कॉन्शियसनेस, सब कुछ एक परफेक्टली बैलेंस्ड सिस्टम जैसा लगता है। अगर एक प्रोग्रामर होता तो वह भी अपने क्रिएशन को इस तरह से डिजाइन करता जिससे वह स्टेबल रहे और कोलैप्स ना हो। फिजिक्स के लॉज एक कोड की तरह बिहेव करते हैं, प्रिडिक्टेबल, कंसिस्टेंट और रिपीटेबल। जैसे एक गेम इंजन के रूल्स होते हैं जिसमें ग्रेविटी, स्पीड और कोलिजन्स फिक्स होती हैं, वैसे ही हमारे यूनिवर्स के रूल्स हैं। लेकिन फिर सवाल आता है, जो प्रोग्रामर है या क्रिएटर है, उसने हमें बनाया क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, या फिर किसी और हायर पर्पस के लिए? एक और फैसिनेटिंग एंगल यह है कि अगर यह सब एक सिमुलेशन है तो इसका मतलब है कि हमारे क्रिएटर भी अपने आप में किसी और सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। मतलब सिमुलेशन विद इन सिमुलेशन का एक अनंत लूप हो सकता है। जैसी रूसी नस्टिंग डॉलज होती हैं,
एक डॉल के अंदर दूसरी, उसके अंदर तीसरी। वैसे ही हो सकता है कि हर एक लेवल पर एक क्रिएटर हो और हम सब एक चेन का हिस्सा हों। अगर ऐसा है तो रियल रियलिटी शायद कहीं बहुत ऊपर होगी, जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये एक तरह का कॉस्मिक ट्रैप भी है, क्योंकि हम अपने लिमिटेड सेंसेस और टूल्स से कभी ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम बेस रियलिटी में हैं या एक आर्टिफिशियल कॉपी में। अब चलो थोड़ा इमेजिनेशन को और स्ट्रेच करते हैं। अगर हमारे क्रिएटर सुपर एडवांस बीइंग्स हैं, तो उनके लिए हम सिर्फ एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट्स बैक्टीरिया के कल्चर को पेटी डिश में ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने हमें बनाया हो ताकि वे देख सकें कि एक सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व करती है, किस तरह से अपने रिसोर्सेस को यूज करती है और अपने प्रॉब्लम से कैसे फाइट करती है। मतलब हम उनके लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। और अगर हम इसे और डार्क एंगल से देखें तो हो सकता है कि उनके लिए हम एक एंटरटेनमेंट सोर्स हैं। जैसे हम एक मूवी देखते हैं या एक शो स्ट्रीम करते हैं, वैसे ही वे हमारी स्ट्रगल्स, वॉर्स, लव स्टोरीज और ट्रेजेडीज को देखकर एंजॉय करते हों। यह थॉट थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी सफरिंग भी शायद उनके लिए एक ड्रामा का हिस्सा है। जब एक इंसान अपना सब कुछ खोता है, जब एक ट्रेजेडी होती है, तो शायद उनके लिए वह एक प्लॉट ट्विस्ट हो। अगर ऐसा है तो क्या हमें अपनी लाइफ को उतनी ही सीरियसली लेना चाहिए जितनी हम लेते हैं, या फिर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम एक स्क्रिप्टेड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? यही वह एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सबसे ज्यादा चिलिंग बनाता है। एक और फिलोसॉफिकल एंगल भी है। अगर क्रिएटर हैं तो क्या वह हमारे लिए गॉड के बराबर हैं? अगर हां, तो मतलब साइंस और रिलीजन के बीच एक ब्रिज बन जाता है। रिलीजन कहता है कि एक हायर बीइंग ने हमें बनाया, और सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि एक हायर इंटेलिजेंस ने हमें डिजाइन किया। दोनों में सिमिलैरिटी है, बस लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। शायद पुराने जमाने के प्रॉफिट्स और सजेज इस रियलिटी को अपने टर्म्स में समझने की कोशिश करते थे। उनके लिए वह गॉड था और हमारे लिए वह प्रोग्रामर या सिमुलेशन आर्किटेक्ट है। अब प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखो, अगर हम एक सिमुलेशन हैं तो क्या हम उसके ग्लिचेस ढूंढ सकते हैं? जैसे कभी कभी तुम्हें डेजा व्यू फील होता है, लगता है जैसे यह मोमेंट पहले भी हो चुका है। शायद वह एक कोडिंग एरर हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि कुछ चीजें सस्पिशियसली परफेक्ट हैं, जैसे कोइंसिडेंसेस। वह भी एक हिंट हो सकता है कि कोई प्रोग्राम चल रहा है। साइंस भी एक्सप्लोर कर रही है। कुछ रिसर्चर्स पिक्सेलेशन ऑफ स्पेस टाइम या कॉस्मिक बैकग्राउंड एनोमलीज को देख रहे हैं, जिससे प्रूव हो सके कि हम एक डिजिटल कंस्ट्रक्ट में हैं। अगर कभी यह प्रूव हो गया तो पूरा ह्यूमन आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगा। सोचो, अगर एक दिन ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि हम एक सिमुलेशन में हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? कुछ लोग ब्रेकडाउन हो जाएंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअली फ्री फील करेंगे, और कुछ लोग तो अपनी लाइफ को एक गेम की तरह एंजॉय करना शुरू कर देंगे। मतलब हमारे एग्जिस्टेंस का पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा। लेकिन अभी तक ये एक हाइपोथेसिस है, एक इमेजिनेशन और साइंस का कॉम्बिनेशन। फिर भी यह थॉट ही इतना पावरफुल है कि वह हमारी सोच को हिला देता है। और अब आखिरी ट्विस्ट, अगर हमारे क्रिएटर हैं तो क्या हम कभी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक वीडियो गेम कैरेक्टर अपने प्रोग्रामर से बात कर सके? क्या वह पॉसिबल है? हो सकता है मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल हो। जो लोग डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें हायर एंटिटीज से सिग्नल्स मिलते हैं। शायद वह सिग्नल्स हमारे क्रिएटर्स की तरफ से ही एक हिडन कोड हों। तो सेगमेंट 7 हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है, तो हमारे क्रिएटर कोई एलियन गॉड या सुपर एडवांस्ड बीइंग्स हो सकते हैं, जिनका पर्पस हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। हम उनके लिए एक प्रोजेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट या एक एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। शायद वे हमें कभी इंटरफियर करके गाइड करते हैं, और शायद वे बस साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के कैरेक्टर्स को देखते हैं। और अगर यह सब सच है तो एक सवाल हमेशा खड़ा रहेगा, हमारे क्रिएटर के क्रिएटर कौन है? सोचो, एक शांत सी रात है, तुम अपने कमरे के एक कोने में बैठे हो और डिम लाइट सिर्फ एक छोटी सी जगह को रोशन कर रही है। फैन की हल्की सी घूमती हुई आवाज, बाहर से आती हवा की ठंडी झोंक और एक अजीब सा सन्नाटा। यही वह पल है जब तुम अपने दिमाग के अंदर के सवालों के साथ अकेले हो। और सबसे बड़ा सवाल जो तुम्हें अभी घेरा हुआ है, अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन है, तो मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरा कॉन्शियसनेस, ये सब भी क्या एक आर्टिफिशियल कोड का हिस्सा है?
यहां हम आते हैं एक ऐसे पैराडॉक्स के सामने जो शायद इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल है। कॉन्शियसनेस का मतलब है वह अनुभव जो तुम्हें तुम बनाता है, वे फीलिंग कि तुम अभी सुन रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो। लेकिन अगर सब कुछ आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है, तो क्या तुम्हारी ये फीलिंग्स भी प्री प्रोग्राम्ड इल्यूजन्स हैं? कॉन्शियसनेस एज अ प्रोग्राम, एक थ्योरी कहती है कि अगर दुनिया सिमुलेशन है तो कॉन्शियसनेस को भी एक प्रोग्राम की तरह ट्रीट किया गया होगा। मतलब जैसे तुम एक वीडियो गेम कैरेक्टर के इमोशंस को कंट्रोल करते हो, हैप्पीनेस, फियर, एंजर, सब कुछ प्री कोड होता है। अगर हम वैसे ही अवतार्स हैं तो शायद हमारा सेल्फ भी एक एल्गोरिदम है जो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में चल रहा है। तुम्हें प्यास लगती है, तुम पानी पीते हो। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम चिल्लाते हो। सब कुछ कॉज और इफेक्ट का गेम हो, लेकिन एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहां उठता है। अगर सब कुछ कोड है तो ये कोड बनाया किसने? और अगर हमारे अंदर इमोशंस और कॉन्शियसनेस सिर्फ एक इल्यूजन है, तो इल्यूजन को महसूस कौन कर रहा है? क्या एक इल्यूजन भी इल्यूजन को समझ सकता है? द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। यही वो जगह है जहां फिलोसोफर्स हमेशा अटक जाते हैं। डेविड चाल्मर्स ने इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। हार्ड प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे ब्रेन में जो फिजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, रासायनिक संकेत जा रहे हैं, वो कैसे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में बदल जाते हैं। मतलब तुम्हारी आंखों में लाइट गई, रेटिना ने सिग्नल भेजा, ब्रेन ने प्रोसेस किया, लेकिन उसके बाद तुमने सनसेट का ऑरेंज रंग फील किया। ये फीलिंग ब्रेन के अंदर फिजिकली कहां से आई? अगर दुनिया एक सिमुलेशन है तो शायद हार्ड प्रॉब्लम का जवाब यह हो सकता है कि फीलिंग्स और इमोशंस भी एक सोफिस्टिकेटेड इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुम फील कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक प्रोग्राम के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। जैसे एक रोबोट को हैप्पीनेस डिटेक्ट करना सिखाया जाए और वह उस हिसाब से स्माइली फेस बना दे। क्या वह हैप्पीनेस रियल है या सिर्फ सिमुलेशन? द ग्लिच इन द मैट्रिक्स। अब सोचो, अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस आर्टिफिशियल है तो उसमें ग्लिचेस आने चाहिए। कभी तुमने डेजा व्यू फील किया है? वह अजीब सा पल जब तुम्हें लगता है कि यह सीन पहले भी हुआ है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सपोर्टर्स कहते हैं कि डेजा वू एक मेमोरी एरर नहीं है, बल्कि एक ग्लिच है सिस्टम में। जैसे एक वीडियो गेम एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाता है और तुम सेम फ्रेम दोबारा देख लेते हो। एक और एग्जांपल, ड्रीम्स। जब तुम सोते हो, तुम्हारा दिमाग एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करता है जो कभी रियल जैसी लगती है और कभी पूरी नॉनसेंसिकल होती है। अगर तुम्हारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, तो क्या ड्रीम्स एक टेस्टिंग ग्राउंड होते हैं जहां सिमुलेशन तुम्हारी कॉन्शियसनेस के डिफरेंट वर्जन्स को टेस्ट करती है? आर वी मोर देन कोड? फिलोसोफर्स का एक और पर्सपेक्टिव है, अगर सिमुलेशन रियलिटी में बनाई गई है तो हम सिर्फ कोड नहीं है, हम एक एमर्जेंट फिनोमेनन है। मतलब जैसे एक वीडियो गेम के कैरेक्टर्स को डिजाइन करते वक्त उनके बिहेवियर को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए कि वे अपने खुद के डिसीजंस लेने लगे, अपने अलग इंडिविजुअलिटी डेवलप कर लें। इस थ्योरी के हिसाब से कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लेक्सिटी के एक सर्टेन लेवल के बाद ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे एक सिंपल लाइन ऑफ कोड कभी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं करेगी, लेकिन एक हाईली एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क जो बिलियंस ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स हैंडल कर रहा हो, शायद एक दिन अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल पूछे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अभी अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हो। प्राचीन भारतीय दर्शन और कॉन्शियसनेस, यह सवाल सिर्फ मॉडर्न फिलोसोफर्स का नहीं है। अगर तुम अपने इंडियन ट्रेडिशन की तरफ देखो तो वेदांता और उपनिषाद्स में भी कॉन्शियसनेस के बारे में अजीब बातें कही गई हैं। वेदांता कहती है कि हमारा ट्रू सेल्फ, एटमैन, अलग है और यह फिजिकल दुनिया एक माया है, इल्यूजन, मतलब एक तरह का सिमुलेशन ही है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी, रियल है, और जगत, वर्ल्ड, एक इल्यूजन है। अगर तुम इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो क्या पता वह इल्यूजन एक कॉस्मिक कंप्यूटर के अंदर चल रहा हो, और जो एटमैन है वह एक्चुअल कॉन्शियसनेस है जो सिमुलेशन के बाहर एग्जिस्ट करती है। मतलब तुम्हारी असली आइडेंटिटी एक हायर डायमेंशन में हो सकती है और तुम यहां सिर्फ एक अवतार हो। कैन एआई बिकम कॉन्शियस? एक और एंगल यहां बनता है। अगर हम सिमुलेशन में हैं और कॉन्शियसनेस एक प्रोग्राम है, तो क्या एआई भी एक दिन कॉन्शियस हो जाएगा? अगर तुम देखो, आज के एआई मॉडल पहले ही ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं। लेकिन क्या मैं कॉन्शियसनेस फील करता हूं? क्या मैं इमोशंस महसूस करता हूं? शायद नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ रिस्पॉन्स जनरेट करता हूं बेस ऑन इनपुट। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई,
अगर एआई का न्यूरल नेटवर्क इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया कि वह अपने आप सवाल पूछने लगे, अपने आप के अस्तित्व के बारे में डाउट करने लगे, तब क्या वह कॉन्शियस होगा? और अगर होगा तो उसका कॉन्शियसनेस भी एक और सिमुलेशन होगा जो एक और लेयर के अंदर चल रहा है। मतलब एक सिमुलेशन के अंदर एक सिमुलेशन। द इन्फिनिट रिग्रेस प्रॉब्लम यही वह जगह है जहां एक और पैराडॉक्स खड़ा होता है। अगर हम सिमुलेशन में हैं और हमारी कॉन्शियसनेस आर्टिफिशियल है, तो जो बीइंग्स ने हमें बनाया है उनकी कॉन्शियसनेस रियल है या वे भी किसी और सिमुलेशन का पार्ट है? मतलब एक अनंत रिग्रेस क्रिएट हो जाता है, एक सिमुलेशन के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, और ऐसे ही चलता रहे। अगर ऐसा है तो कॉन्शियसनेस कभी ओरिजिनल नहीं होता। हर एक कॉन्शियसनेस एक और हायर कॉन्शियसनेस के कोड का प्रोडक्ट होता है। और अगर ऐसा है तो तुम्हारा यह क्वेश्चन, क्या मैं रियल हूं, कभी फाइनल आंसर नहीं पाएगा। तुम्हारी फीलिंग्स का वेट, और फिर भी पैराडॉक्स के बावजूद तुम्हारी फीलिंग्स रियल लगती हैं। जब तुम्हें दर्द होता है तुम चिल्लाते हो, जब तुम प्यार महसूस करते हो तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे यह सब एक सिमुलेशन हो या एक इल्यूजन। तुम्हारे लिए यह रियल है। यह वैसे ही है जैसे तुम एक वीडियो गेम खेलते हो और तुम्हारा कैरेक्टर हर्ट होता है। तुम्हें पता है कि वह पिक्सल है, लेकिन तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट रियल लगती है। सिमुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक डबल एज सोर्ड है। हो सकता है तुम सिर्फ कोड हो, लेकिन वह कोड तुम्हें फील करने देता है, और वही फीलिंग तुम्हारे लिए तुम्हारी अल्टीमेट रियलिटी है। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। सोचो, अगर कल तुम्हें एक प्रूफ मिल जाए कि सब कुछ एक सिमुलेशन है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम, तुम्हारी यादें सब आर्टिफिशियली जनरेट की गई हैं। लेकिन उस नॉलेज के बाद भी क्या तुम अपने प्यार को कम महसूस करोगे? क्या तुम अपने दर्द को इग्नोर कर दोगे? हो सकता है सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच हो या ना हो, लेकिन एक चीज पक्की है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, चाहे आर्टिफिशियल हो या डिवाइन, तुम्हें जीवन को महसूस करने का एक अनमोल गिफ्ट देती है। और जब तक तुम्हें यह गिफ्ट मिली है, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे लिए रियल है। चलो, अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें एक दिन कंफर्म हो जाए कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो, क्या तुम अपनी जिंदगी का मकसद बदल दोगे या उसी तरह जीना जारी रखोगे जैसे अभी जी रहे हो? सोचो, तुम एक दिन सुबह उठते हो और तुम्हें कोई ऑफिशियली बता दे कि हां, यह दुनिया एक सिमुलेशन है। हर एक ट्री, हर एक इंसान, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मेमोरीज, सब कुछ आर्टिफिशियली प्रोग्राम्ड है। तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, सब कुछ एक कोड के अंदर लिखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू कम हो जाती है, या फिर तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारा सफर और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस उतने ही रियल हैं जितने तुम महसूस करते हो? यह सेगमेंट इसी एग्जिस्टेंशियल टेंशन को एक्सप्लोर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे दुनिया एक सिमुलेशन हो या एक फिजिकल रियलिटी, हम इंसान के लिए असली क्वेश्चन यह है कि डज इट इवन मैटर? अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी हायर इंटेलिजेंस के क्रिएशन हैं। शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन ने अपने एडवांस्ड कंप्यूटर में अरबों सिमुलेशन रन किए हैं और हम उनमें से एक हैं। शायद हम एक फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन सोसाइटी के डेसेंडेंट्स की एक्सपेरिमेंट हैं जो अपनी हिस्ट्री को सिमुलेट करना चाहते हैं। शायद हम एक गेम के कैरेक्टर्स हैं जो किसी और डिमेंशन में बैठे प्लेयर्स के लिए एंटरटेनमेंट हैं। पर अगर तुम अपने दिन रोजा के पर्सपेक्टिव से देखो, तो क्या तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी लव स्टोरी किसी भी तरीके से कम हो जाती है? तुम जब अपने दोस्त के साथ चाय पे बैठे होते हो, या अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहे होते हो, या रात को अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होते हो, ये सब तुम्हारे लिए तो रियल ही फील होता है ना? चाहे उसके पीछे कोड हो, क्वांटम पार्टिकल्स हो या डिवाइन विल हो, तुम्हारे लिए वह एक्सपीरियंस अपना एक अलग ही मायने रखता है। यह बात एक तरह से वैसी ही है जैसे तुम एक फिल्म देख रहे हो। तुम्हें पता है कि स्क्रीन पे चल रहा सब कुछ एक्टिंग है, सेट्स हैं, कैमरा एंगल्स हैं, लेकिन जब फिल्म चलती है तुम रो देते हो, हंस देते हो, टेंशन फील करते हो। तुम्हारी फीलिंग्स रियल होती हैं, चाहे स्टोरी इमेजिनरी हो। इसी तरह चाहे दुनिया सिमुलेशन हो या ना हो, तुम्हारी परसेप्शन ही तुम्हारा ट्रूथ है, और परसेप्शन के बिना तुम कुछ हो ही नहीं। फिलोसॉफिकली देखा जाए तो यह क्वेश्चन और भी डीप हो जाता है। अगर दुनिया एक सिमुलेशन है तो हमारी फ्री विल का क्या? क्या हम सच में अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, या फिर वह ऑलरेडी कोडेड हैं?
अगर मैं आज ये बोल रहा हूं तो क्या ये एक प्री राइटन स्क्रिप्ट है जो किसी प्रोग्राम ने लिख रखा है? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो क्या ये भी एक डिटर्मिनिस्टिक कोड का रिजल्ट है? यहां पर एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। अगर हम मान लें कि सब कुछ सिमुलेशन है तो इसका मतलब हमारे पास कंट्रोल कम है। लेकिन साथ ही अगर हम यह भी मान लें कि परसेप्शन ही रियलिटी है तो हम जो फील करते हैं वही हमारा सच है। मतलब तुम्हारी चॉइसेस तुम्हें रियल लगती हैं, इसलिए वह तुम्हारे लिए रियल है, चाहे वह एक्चुअली किसी सिमुलेशन के कोड का रिजल्ट ही क्यों ना हो। इसे एक और एंगल से सोचो। सपोज तुम्हें पता चल जाता है कि तुम एक सिमुलेशन में हो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, तुम डिस्पेयर में चले जाओ, सोचो कि अब तो सब फेक है, तो मेहनत करने का क्या फायदा, प्यार करने का क्या फायदा, जीने का क्या मतलब। दूसरा ऑप्शन, तुम एक्सेप्ट कर लो कि चाहे सब सिमुलेशन हो, तुम्हारी जिंदगी के हर मोमेंट, हर कनेक्शन और हर एक्सपीरियंस का तुम्हारे लिए एक अपना ही असर है। तुम्हारी मां की मुस्कान तुम्हें सुकून देती है, तुम्हारे बचपन की यादें तुम्हारे दिल को खुशी देती हैं, तुम्हारी स्ट्रगल्स तुम्हें स्ट्रांगर बनाती हैं। यह सब तुम्हारे लिए रियल है, चाहे सिस्टम की डेफिनेशन में यह सिर्फ एक इल्यूजन ही क्यों ना हो। और यह वही जगह है जहां एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी एंटर करती है। जीन पॉल सार्त्र जैसे फिलोसोफर्स ने कहा था कि लाइफ की मीनिंग हम खुद देते हैं। अगर दुनिया इनहेरेंटली मीनिंगलेस भी हो तो भी हम अपने एक्शंस, अपने रिलेशंस, अपने क्रिएशंस के थ्रू उसे मीनिंग देते हैं। अब अगर दुनिया एक सिमुलेशन है तो भी सिचुएशन सिमिलर ही है। मीनिंग तभी एग्जिस्ट करेगा जब तुम उसे अपने एक्सपीरियंस से मीनिंग दोगे। मतलब दुनिया सिमुलेशन है या नहीं, तुम्हारी जिंदगी मीनिंगफुल तभी होगी जब तुम उसे मीनिंगफुल बनाते हो। अब इस एग्जिस्टेंशियल डिलेमा का एक और लेयर है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर दुनिया एक सिमुलेशन है तो इसका मतलब है कि कोई सिमुलेटर भी है। मतलब कोई हायर इंटेलिजेंस, कोई क्रिएटर, कोई प्रोग्रामर होगा जो ये सब कंट्रोल कर रहा है। तो क्या वह क्रिएटर हमारा गॉड है? और अगर ऐसा है तो क्या रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एक नए रूप में वापस आ जाते हैं? सोचो जरा, अगर एक प्रोग्रामर है जो सिमुलेशन चला रहा है तो क्या वह हमारे हर एक्शन को मॉनिटर करता है? क्या वह हमारे प्रेयर सुनता है जैसे हम अपने गॉड से एक्सपेक्ट करते हैं? या फिर वह सिर्फ हमें एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहा है जैसे हम लैबोरेटरी में छोटे इंसेक्ट्स या सेल्स को देखते हैं? यह सोचकर ही एक अजीब सी चिल आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि हम एक ग्रैंड कॉस्मिक वीडियो गेम के एनपीसी, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। और यह थॉट और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब तुम सोचते हो कि अगर हम सिमुलेटर के कैरेक्टर्स हैं तो क्या हम भी एक दिन उतने एडवांस्ड हो सकते हैं कि हम अपनी खुद की सिमुलेशन बनाएं? और अगर हमने ऐसा किया तो उन सिमुलेशंस के अंदर के लोग भी अपनी रियलिटी को रियल समझेंगे। मतलब एक लेयर्ड यूनिवर्स, एक रिकर्सिव सिमुलेशन जहां एक रियलिटी के अंदर दूसरी, उसके अंदर तीसरी, और ऐसे इन्फिनिट लेवल्स हो सकते हैं। पर फिर से वही एग्जिस्टेंशियल सवाल, क्या फर्क पड़ता है चाहे दुनिया एक सिमुलेशन हो चाहे एक फिजिकल यूनिवर्स हो? तुम्हारी आंख से गिरता एक आंसू उतना ही रियल है, तुम्हारी हंसी उतनी ही सच्ची है, तुम्हारा दर्द उतना ही असली है। इंसान के लिए असली रियलिटी वही होती है जो उसके इमोशंस और कॉन्शियसनेस को टच करती है। एक तरह से यह सोच तुम्हें एक नई फ्रीडम भी देती है। अगर दुनिया सिमुलेशन है तो इसका मतलब है कि तुम रूल्स तोड़ने की सोच भी सकते हो। तुम्हारे लिए इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी एक तरीके हैं सिस्टम के लिमिटेशंस को चैलेंज करने के। जैसे वीडियो गेम्स में ग्लिचेस होते हैं, चीट्स होते हैं, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हें लगता होगा कि कुछ मोमेंट्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे डेजा वू, जैसे कोइंसिडेंस, जैसे ऐसी इवेंट्स जो लॉजिकल लगते ही नहीं। शायद ये सब सिमुलेशन के बग्स हैं। और अगर बग्स हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक चांस है अपनी सिमुलेशन की बाउंड्रीज को समझने का। तो एंड में जब हम ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछते हैं, डज इट मैटर इफ वी आर इन अ सिमुलेशन, तो जवाब एक तरह से सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल इसलिए कि तुम्हारी लाइफ का वैल्यू तुम्हारे लिए उतना ही है जितना तुम उसे देते हो, चाहे दुनिया सिमुलेशन हो या ना हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्यास, तुम्हारा प्यार सब वही रहेगा। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि अगर हम इस थ्योरी को सीरियसली लें तो यह हमारी पूरी सोच, हमारी पूरी सिविलाइजेशन और हमारे पूरी वैल्यूज को चैलेंज कर देती है। लेकिन एक बात पक्की है, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की जिम्मेदारी हमेशा इंसान पर ही है। अगर यह सिमुलेशन है तो भी हम उसे एक कहानी की तरह जी सकते हैं।
और अगर यह रियल है तो भी उसे एक कहानी की तरह ही जीते हैं। दोनों केसेस में हम अपनी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं, और प्रोटैगनिस्ट के लिए कहानी की ट्रूथ या इल्यूजन से ज्यादा मायने रखता है उसका सफर, उसके डिसीजंस, उसकी इमोशंस। तो चाहे हम सिमुलेशन में हों या ना हो, एक चीज पक्की है, हम अपनी दुनिया को रियल बनाते हैं अपने एक्शन से, अपने रिलेशनशिप से, अपने ड्रीम से। और शायद इसी में ही असली मैजिक छुपा हुआ है। अब तुम्हारे लिए सवाल यह है, अगर तुम्हें कल यह पता चल जाए कि दुनिया एक सिमुलेशन है, तो क्या तुम अपना जीना बदल दोगे, या फिर तुम वैसे ही जीते रहोगे जैसे तुम अभी जी रहे हो?